India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जमानत, कोर्ट ने कहा सिर्फ बच्ची के कारण अंतरिम जमानत दी गई। दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के पिता को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया बड़ा झटका। एक्टर के जीवन पर बनने वाली फिल्म पर रोक लगाने की मांग खारिज। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला क्या पेंशन का लाभ पाने की हकदार होगी? मद्रास हाई कोर्ट ने मामला बड़ी बेंच को भेजा। उत्तराखंड हाईकोर्ट चारधाम खुलने की संभावना से चिंतित, सरकार से कहा तीसरी लहर से निपटने के लिए योजना बने, ब्लैक फंगस के खतरे से निपटने की रणनीति भी बनाए। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे की देखभाल के लिए एक हत्यारोपी पिता को अंतरिम जमानत दे दी है। साथ में ससुर यानी कि हत्यारोपी के पिता को भी इसलिए जमानत दी कि उसने अपने बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया था। साथ में कोर्ट ने मामले पर स्पेशल लीव पिटिशन को 6 हफ्ते के भीतर नियमित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या के आरोपी एक डॉक्टर पति को 3 वर्षीय बेटी की देखभाल करने के लिए 6 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। मृतका भी डॉक्टर थी। बच्ची को कुछ बीमारियां हैं और ये दावा किया गया है कि कोई उसकी देखभाल नहीं कर पा रहा है। आरोपी डॉक्टर के ससुर ने भी इसी आधार पर जमानत देने का समर्थन किया। उन्होंने ही दामाद के खिलाफ दहेज हत्या, उत्पीड़न और अन्य अपराधों के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एम.आर. शाह की अवकाशकालीन पीठ ने ये देखते हुए कि आरोपी डॉक्टर सुमित अग्रवाल के ससुर को भी जमानत दिए जाने पर आपत्ति नहीं है, ऐसे में आरोपी को 6 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत देने का निर्णय लिया। पीठ ने साफ किया कि सिर्फ बच्ची के कारण अंतरिम जमानत दी जा रही है। पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज करने के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका या SLP को 6 हफ्ते के भीतर नियमित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने पीठ से कहा कि उनके मुवक्किल पर हत्या का आरोप झूठा है। बीमार बच्ची की देखभाल करने में सभी लोग असमर्थ हैं, इसलिए उनके मुवक्किल को जमानत दी जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके मुवक्किल का आगरा में कोविड अस्पताल है और कोरोना संकट के इस दौर में उनकी सेवा की दरकार है। सुनवाई के दौरान आरोपी के ससुर की ओर से पेश वकील ने भी कहा कि बच्ची की देखभाल नहीं हो पा रही है, ऐसे में इस आधार पर जमानत दिए जाने पर उन्हें कोई एतराज नहीं है। आरोपी डॉक्टर की शादी वर्ष 2014 में दीप्ति अग्रवाल से बड़ी धूमधाम से हुई थी। दीप्ति भी पेशे से डॉक्टर थी। दीप्ति के पिता के मुताबिक शादी में करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। FIR के मुताबिक दीप्ति पर दहेज के लिए दबाव डाला जाता था और मारा पीटा जाता था। दीप्ति का 2 बार गर्भपात भी हुआ था। बच्चा न होने के बाद उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया था। FIR में यह भी कहा गया है कि गत वर्ष 3 अगस्त को पति और ससुराल वालों ने दीप्ति को मारा पीटा और खुद को बचाने के लिए दीप्ति को पहले आगरा के अस्पताल में दाखिल कराया, फिर फरीदाबाद के अस्पताल में शिफ्ट कराया। 5 दिनों के बाद दीप्ति ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। पहले इस मामले की जांच यूपी पुलिस कर रही थी, लेकिन न्यायालय ने इस मामले की जांच CBI को सौंप दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट। पिछले कई वर्षों से मुश्किलों में फंसी JP इंफ्राटेक के इंटरिम
इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अनुज जैन ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दाखिल कर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को 30 दिन बढ़ाने की अनुमति मांगी है और इससे पहले भी इस प्रोसेस को पूरा करने की समय सीमा बढ़ाने का निवेदन किया जा चुका है। जैन ने मनी कंट्रोल को बताया कि मैंने 3 जून को आवेदन दाखिल कर CIRP को पूरा करने के लिए 30 दिन का विस्तार मांगा है। उन्होंने कहा कि कंपनी का रेजोल्यूशन प्रोसेस 7 जुलाई तक पूरा किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए दी गई समय सीमा 8 मई को समाप्त हो गई थी। जैन ने इससे पहले 7 मई को समय सीमा बढ़ाने का निवेदन किया था। उन्होंने बताया कि NBCC और सुरक्षा ग्रुप की ओर से जमा किए गए रेजोल्यूशन प्लान को लेकर 8 मई के बाद क्रेडिटर्स की कमेटी COC के फैसले 6 मई और 3 जून को समय सीमा बढ़ाने के लिए दिए गए आवेदनों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विषय होंगे। COC ने सरकारी कंपनी NBCC और सुरक्षा ग्रुप की ओर से दी गई संशोधित बिड्स पर 7 जून को कुछ क्लैरिफिकेशन मांगे थे और जैन ने इससे पहले मनी कंट्रोल को बताया था कि दोनों रेजोल्यूशन प्लान पर COC की 7 जून को होने वाली मीटिंग में विचार किया जाएगा। सुरक्षा ग्रुप ने अपना प्लान 7 जून को COC की मीटिंग शुरू होने से कुछ देर पहले ही जमा किया था। जैन ने बताया था कि इस प्लान पर बाद में विचार किया जाएगा। दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुनवाई के दौरान कृष्ण किशोर सिंह की दायर उस याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया जिसमें एक्टर के जीवन पर बनने वाली फिल्म पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुशांत सिंह की जिंदगी पर फिल्म बनाई जा रही है। फिल्म न्याय द जस्टिस खिलाफ याचिका दायर की गई थी और याचिका में सुशांत के पिता ने किसी को भी फिल्म में उनके बेटे का नाम या इससे मिलते जुलते नाम के इस्तेमाल को रोकने का आग्रह किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह की एक अहम याचिका को खारिज कर दिया है। सुशांत के पिता ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए मांग की थी कि सुशांत की लाइफ पर बनने वाली फिल्मों और उसकी जिंदगी पर आधारित विभिन्न प्रस्तावित प्रोजेक्ट पर रोक लगाई जाए। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने राजपूत के पिता की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की एकल पीठ ने अप्रैल में सुशांत के पिता की याचिका पर नोटिस जारी किया था जिसमें सुशांत के जीवन पर आधारित किसी भी फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। याचिका में निजता के अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि हाल के समाचार लेखों और फिल्मों के प्रकाशनों के आलोक में सुशांत के निजी जीवन, नाम, छवि, व्यंग्य चरित्र, जीवन शैली को बायोपिक के रूप में दर्शाया गया है। दिवंगत अभिनेता के निजी जीवन का ऐसा कोई भी प्रकाशन, निर्माण या चित्रण निजता के मौलिक अधिकार का एक जबरदस्त और जानबूझकर उल्लंघन है जिसमें प्रचार का अधिकार शामिल है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि इस तरह की फिल्मों से जांच प्रभावित होगी और इसके साथ ही फिल्में सुनियोजित ढंग से बनाई जा रही हैं जिससे सुशांत की आत्महत्या के मामले में आरोपी व्यक्तियों को मदद मिल सके। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म न्याय द जस्टिस की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये फिल्म बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी पर कथित तौर पर आधारित है। सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करके बेटे की लाइफ पर बन रही फिल्म या किसी भी अन्य फिल्म में उसके नाम या उससे मिलते जुलते पात्रों का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने की मांग के साथ ही न्याय द जस्टिस, सुसाइड और मर्डर, अ स्टार वॉज लॉस्ट, शशांक और एक अनाम फिल्म का भी जिक्र किया गया है। और ये वही फिल्में हैं जो सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ पर बन रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2020 को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और इसके बाद उनके इस मर्डर की आंच मुंबई पुलिस से होते हुए NCB और CBI तक पहुंच गई। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने छात्र कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का विरोध किया है। इस याचिका में कथित बड़ी साजिश से संबंधित एक गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA मामले में रिहाई की मांग की गई थी। फातिमा ने हिरासत को गैर कानूनी बताया है। वहीं पुलिस ने रिट की कानूनी वैधता पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली पुलिस ने पिछले साल उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित एक मामले में आरोपी छात्र कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा की याचिका का दिल्ली उच्च न्यायालय में विरोध किया। याचिका में दावा किया गया है कि न्यायिक हिरासत में फातिमा की हिरासत अवैध है। अदालत फातिमा की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कथित बड़ी साजिश से
संबंधित गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूपीए मामले में उसे रिहा करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। पुलिस ने कहा कि फातिमा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका विचारणीय नहीं है और ये कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा कुछ नहीं है। पुलिस ने कहा कि ये याचिका खारिज करने योग्य है। याचिका मामले के आधारहीन, मनगढ़ंत, प्रेरित और बेतुके तथ्यों और परिस्थितियों पर दायर की गई है। वर्तमान मामले में कार्रवाई का कोई कारण नहीं है। याचिका पूरी तरह से गलत, निराधार और मामले की योग्यता से रहित है। फातिमा के इस आरोप का जवाब देते हुए हिरासत अवैध और गैरकानूनी है। पुलिस के जवाब में कहा गया है कि इस मामले में पिछले साल 16 सितंबर को निचली अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था और अगले दिन इस पर संज्ञान लिया गया था। फातिमा को केवल निचली अदालत के आदेश के अनुसार न्यायिक हिरासत में रखा गया है। जवाब में कहा गया है कि इसलिए न्यायिक हिरासत में उनकी हिरासत वैध और कानून सम्मत है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और न्यायमूर्ति अमित बंसल की अवकाशकालीन पीठ ने फातिमा के वकील को राज्य के प्रतिक्रिया पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को 18 जून के लिए सूचीबद्ध कर दिया। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अधिवक्ताओं अमित महाजन और रजत नायर द्वारा दाखिल जवाब में दावा किया गया है कि महिला की याचिका झूठी, आधारहीन और निरर्थक है और ये कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग भी है। इसके साथ ही न्यायालय को गुमराह करने के प्रयास के साथ विचार करने के अलावा रचनात्मक निर्णय और मुद्दे को रोकना भी है। उन्होंने तर्क दिया कि फातिमा के बाद में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करके अदालत के पहले के फैसले की समीक्षा करने या चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा उसे एक ही आधार को बार बार उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के प्रदर्शनकारियों और समर्थकों के बीच हिंसा नियंत्रण से बाहर हो जाने के बाद पिछले साल 24 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक झड़पें हुई थी। इसके अलावा मामले के अन्य आरोपी उमर खालिद, इशरत जहां, ताहिर हुसैन, मिरान हैदर, नताशा नरवाल, देवांगना कलीता, आसिफ इकबाल तन्हा और शिफा उर रहमान हैं। ये सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और सभी लॉ स्कूलों में इंटरमीडिएट और अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए अंतिम अवधि की परीक्षा अनिवार्य रूप से आयोजित की जानी चाहिए। परीक्षा के तरीके के संबंध में विश्वविद्यालयों को विवेकाधिकार दिया गया है। समिति ने मूल्यांकन के तरीके के रूप में ऑनलाइन, ऑफलाइन, मिश्रित, ऑनलाइन, ओपन बुक परीक्षा, मूल्यांकन आधारित मूल्यांकन या शोध पत्रों की अनुमति दी है। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि समिति ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अपनाए गए पहले के प्रस्तावों पर भी ध्यान दिया है, जिसने सभी सेमेस्टर के लिए परीक्षा निर्धारित की थी और जिसमें परीक्षा के संचालन के तरीके के बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए थे और सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई थी। विश्वविद्यालय, कानूनी शिक्षा केंद्र पदोन्नति के लिए और कानून की डिग्री प्रदान करने के लिए परीक्षा के तरीके को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। देश भर के कानून के छात्रों द्वारा कोविड-19 महामारी के बीच परीक्षाओं के आयोजन को लेकर शिकायतों के आलोक में समिति का गठन किया गया था। इसके बाद बीसीआई ने इंटरमीडिएट सेमेस्टर या अंतिम सेमेस्टर के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करने के संबंध में स्वयं दिशा निर्देश जारी नहीं करने का निर्णय लिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर ने इस समिति की अध्यक्षता की थी। हजारों छात्रों ने बीसीआई को पत्र लिखा था और कुछ संस्थानों के प्रमुखों ने भी परीक्षा और पदोन्नति से संबंधित मामलों में बीसीआई का मार्गदर्शन मांगा था। अधिकांश छात्रों ने महामारी के आलोक में मूल्यांकन के वैकल्पिक तरीकों के लिए कहा था। ये रिपोर्ट दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय के छात्रों द्वारा पिछले चौथे सेमेस्टर की परीक्षाओं को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में जाने के तुरंत बाद आई है। छात्रों ने विशेषज्ञ समिति को भी पत्र लिखकर असाइनमेंट आधारित मूल्यांकन के कार्यान्वयन का अनुरोध किया है। राज्य में कोविड से उभरते हालात की स्थिति की समीक्षा करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा है कि अदालत चार धाम के खोलने की संभावना से चिंतित है। उत्तराखंड सरकार चार धाम को लोगों के लिए खोलने पर विचार कर रही है। न्यायालय ने सुझाव दिए कि राज्य सरकार को योजना बनानी चाहिए। साथ में कोर्ट ने यह भी कहा कि ब्लैक फंगस के खतरे से निपटने के लिए सरकार को ठोस योजनाएं बनानी चाहिए। उत्तराखंड में कोविड की स्थिति की समीक्षा करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि वो चार धाम के खुलने की संभावना से चिंतित है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।
चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने इस तथ्य की वैज्ञानिक समुदाय के निकट भविष्य में तीसरी कोविड लहर की चेतावनी दी है और ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार के लिए कई निर्देश जारी किए। न्यायालय ने कहा कि राज्य को कोविड-19 की तीसरी लहर और म्यूकोरमाइकोसिस की निरंतरता दोनों के खतरे से निपटने के लिए अच्छी तरह से तैयार रहना होगा। न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव इस प्रकार हैं। राज्य सरकार को तीसरी लहर से निपटने के लिए योजना और रणनीति बनानी चाहिए। ब्लैक फंगस के खतरे से निपटने के लिए सरकार को ठोस योजनाएं बनानी चाहिए। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को राज्य सरकार द्वारा राज्य भर में कार्यरत विभिन्न अस्पतालों में मजबूत किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को उन व्यक्तियों के टीकाकरण के संबंध में एसओपी लागू करने का निर्देश दिया गया है जिनके पास निर्धारित पहचान पत्र नहीं है। राज्य सरकार की प्रस्तुतियां। सरकार ने कहा कि उसके द्वारा उठाए गए कदमों के कारण पिछले एक महीने में राज्य में कोविड-19 मामलों की संख्या में भारी कमी आई है और बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए वो लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है। न्यायालय को आगे बताया गया कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य को अपनी ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों से अपना ऑक्सीजन कोटा एकत्र करने की अनुमति दी है, जो उत्तराखंड राज्य के भीतर संचालित और काम कर रही है। महत्वपूर्ण रूप से कोर्ट को सूचित किया गया था कि तीसरी लहर की संभावना की जांच के लिए निदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के तहत एक दूसरी समिति भी गठित की गई थी। इसके अलावा सरकार ने ये भी प्रस्तुत किया कि कोविड-19 की तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए सरकार स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत करने की योजना बना रही है। तीसरी लहर को रोकने के लिए प्रदेश में तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है। अदालत को ये भी बताया गया कि राज्य सरकार पहले ही केंद्र सरकार से राज्य के भीतर नेपाली आबादी को टीका लगाने के संबंध में निर्देश मांग चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों की अन्वेषण में देरी के संबंध में स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि जघन्य अपराधों में अन्वेषण और चार्जशीट दाखिल करने में देरी जांच एजेंसी की छवि के लिए ठीक नहीं है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने कहा कि प्राप्त जानकारी के अनुसार 999 मामले ऐसे हैं जहां विभिन्न कानूनों के अनुसार समय के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। कुछ मामले तो 1 दशक से भी पुराने हैं। जलपाईगुड़ी पीठ द्वारा पारित 29 जनवरी 2021 के एक आदेश के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य के आपराधिक जांच विभाग से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसे मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक के समक्ष रखा गया। जनहित याचिका के आधार पर मामले की सुनवाई के दौरान कहा गया कि जघन्य अपराधों में अन्वेषण और चार्जशीट दाखिल करने में देरी जांच एजेंसी की छवि के लिए ठीक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि समय के भीतर चार्जशीट दाखिल न करने के निम्नलिखित कारण बताए गए हैं। कोर्ट ने इस पर महाधिवक्ता किशोर दत्ता को पश्चिम बंगाल राज्य के आपराधिक जांच विभाग से प्राप्त जानकारी का अध्ययन करने और अदालत को ये बताने के लिए कहा कि क्या कोई अन्य मामले हैं जहां समय के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं किए गए हैं। पीठ ने निर्देश दिया कि राज्य में विभिन्न प्रयोगशालाओं में उपलब्ध बुनियादी ढांचे के संबंध में इस तथ्य के संदर्भ में अवगत कराया जाए कि परीक्षण सुविधाएं ऐसी होनी चाहिए जहां रिपोर्टिंग में देरी न हो, जिसके परिणाम स्वरूप चार्जशीट समय पर दाखिल हो सके और किसी मामले की अन्वेषण में देरी न हो। पीठ ने यह भी कहा कि बुनियादी ढांचे में बदलाव करने की आवश्यकता है। इसके लिए एक योजना न्यायालय के समक्ष रखी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जब कभी भी स्वीकृति के अभाव में चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती है तो इसके कारण और संबंधित अधिकारी जो अभियोजन के लिए मंजूरी नहीं देने के लिए फाइल को अपने पास रखे हैं, उसे न्यायालय के समक्ष रखा जाना चाहिए। इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.